बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को इसका पार्ट 1 पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की कॉन्सेप्ट समझाई हुई थी। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का मैंने आप लोगों को बताया था, वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। होस्ट फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं और जो डिज़ीज़ काजिंग फैक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ को, कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ की जो कंसेप्ट होती हैं उसको, और इसके साथ साथ इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है एपिडेमियोलॉजी के अंदर, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस के लिए इसकी जो ज़रूरत होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में लिखा है, द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ ए की कॉन्सेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। ज़ाहिर सी बात है कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर ये एक की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि जिस डिज़ीज़ पे हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी करते हैं, इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन, हम जब चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों पे स्टडी करते हैं, डिजीज़ पे स्टडी करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उस डिज़ीज़ के नेचुरल हिस्ट्री का पता हो। नेचुरल हिस्ट्री का अगर हमें पता होगा तो हमें फिर जो काजुअल फैक्टर्स हैं उनका पता होगा। काजुअल फैक्टर्स का जब हमें पता होगा, उस डिज़ीज़ के स्टेजेस को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो उसके बाद जाके हम उसके लिए कोई प्रिवेंटिव या फिर कोई कंट्रोल मेजर्स जो है वो उठा सकेंगे। Natural history of disease refers to the uninterrupted progression of disease process in an individual over time in the absence of intervention। यानी एक इंडिविजुअल के अंदर किसी डिज़ीज़ की प्रोसेस जब प्रोग्रेस करती जाती हैं, ओवर टाइम जब प्रोग्रेस करती जाती हैं, विथ एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन, जब हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते, कोई हम उसके लिए मेजर नहीं करते और वो कंटिन्यू रहती है, उसकी प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस करती जाती है, एक अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर कंटिन्यू रहती है। आया कि एंड में या तो उसकी रिकवरी हो जाती है, या फिर डिसेबिलिटी काज होती है, या फिर डेथ भी काज हो सकती है। तो ये जो एक प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती है पूरा, ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहलाती है। Knowledge of natural history of disease is important for disease prevention and control। डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए और डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए नेचुरल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज का होना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले भी स्टूडेंट्स के जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है उसकी एक मेजर एलिमेंट है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़, क्योंकि जो जितने भी काजेज़ होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना, किसी भी डिज़ीज़ के काजेज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हमें काजेज़ का नहीं पता होगा तो हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। काजेज़ का जब हमें पता होता है तो हम कोई ऐसे मेजर करते हैं कि उन काजेज़ से हम दूर रहते हैं, ख़ुद के करीब आने नहीं देते हैं, तो तब हम उन काजेज़ से ख़ुद को बचा सकते हैं, उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसी तरह जब हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस का पता होगा, किसी डिज़ीज़ के स्टेजेस का पता होगा, किसी डिज़ीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होगा, तो तब जाके हम एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई स्टैंड ले सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए कह रहा है कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिज़ीज़ प्रिवेंशन और डिज़ीज़ कंट्रोल में। After contact with infectious agent or following some other pathophysiological event, there is a theoretical point at which the disease process may begin। जब इन्फेक्शियस एजेंट के साथ कांटेक्ट हो जाती हैं तो कांटेक्ट होने के बाद कुछ पैथोलॉजिकल इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, और वो पैथोलॉजिकल इवेंट्स, पैथोलॉजिकल चेंजेस जब बॉडी में हो जाते हैं तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट आ जाती है कि उस पॉइंट पे पूरा जो प्रोसेस है डिज़ीज़ का वो शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जैसे ही हमारी एक्सपोजर हो गई तो एकदम से डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो बिगिन हो गई। थोड़ा टाइम लगता है पैथोलॉजिकल चेंजेस आने में, फिर वो डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती हैं।
Without medical intervention, the process end with recovery, disability or death. और अगर हमने कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं किया तो उस टाइम क्या होगा, वो जो डिज़ीज़ प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी उसकी एंड, या तो अगर वो कोई मामूली बीमारी है तो रिकवरी भी उसकी हो सकती है खुद से, अगर वो मामूली बीमारी नहीं है खुद से रिकवरी उसकी नहीं हो सकती तो फिर उसकी वजह से या तो डिसेबिलिटी काज होगी या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो डेथ भी काज हो सकती है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ की यहाँ पे आप लोगों को एक व्यू दी गई है कि सबसे पहले क्या होता है, होस्ट की उस डिज़ीज़ काजिंग एजेंट के साथ एक्सपोजर हो जाती है। जब एक्सपोजर हो जाती है तो डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो बिगिन हो जाती है। डिज़ीज़ प्रोसेस जब बिगिन हो जाती है और प्रोग्रेस करती हैं तो उसकी एंडिंग या तो रिकवरी या फिर डिसेबिलिटी या डेथ पे पॉसिबल है। इन स्टेजेस को देख ले स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो है ये पहले भी किसी वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। दोबारा इसको देखें कि क्या होता है। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ होती है उसके अंदर सबसे पहले तो स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी होती है। इसको आप लोग ध्यान से देखें ताकि आगे जाके हम जितने भी अभी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए इन चीज़ों का, इन स्टेजेस का याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे ये स्टेजेस जब आप लोगों को याद होंगे तो आगे जाके जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें जाके आप लोगों को आसानी होगी। तो क्या होता है, सबसे पहले स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी होती है कि एक होस्ट जो है वो ससेप्टिबल बन जाता है। जब एक होस्ट ससेप्टिबल बन जाता है और ससेप्टिबल बनने के बाद, ससेप्टिबल मींस कि या तो उसकी इम्यूनिटी में कोई कमज़ोरी आ जाती है या उसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो वल्नरेबल होता है, तो किसी भी कंडीशन की वजह से, या फिर उसको कोई और डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ की वजह से उसका इम्यून सिस्टम उस डिज़ीज़ के साथ फाइटिंग में मसरूफ़ होता है, तो आगे से वो ससेप्टिबल बन जाता है किसी और इन्फेक्शियस एजेंट के सामने, किसी और डिज़ीज़ फैक्टर के सामने। तो जब वो ससेप्टिबल बन जाता है और ससेप्टिबल बनने के बाद उसकी एक्सपोजर जब हो जाती है डिज़ीज़ काजिंग फैक्टर से, तो फिर उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और जब पैथोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं अंदर ही अंदर और एपरेंटली हमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, तो ये जो स्टेज होती है इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिज़ीज़, यानी वो स्टेज के जिसमें कोई साइन सिम्टम हमें अपीयर नहीं हो रही है, हमें कोई भी जो है अवेयरनेस नहीं होती उस बीमारी के बारे में, कोई सिम्टम शो नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और फिर जाके इन पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एक पॉइंट पे जाके ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो जाती हैं। जब ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो जाती हैं तो उस ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से लेके उसके बाद की जो पीरियड है उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिज़ीज़, यानी अब ये डिज़ीज़ की एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें साइन सिम्टम्स हमें अपीयर हो रहे हैं, हमें अवेयरनेस हो रही है उस बीमारी के बारे में, ये वो स्टेज होती हैं।
और इसी स्टेज के अंदर एक्चुअल डायग्नोसिस भी होती है, क्योंकि जब साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, बंदा अवेयर हो जाता है अपनी हालत से कि मेरे हालत में कोई ख़राबी आई है, तो इसीलिए मुझे ये सिम्टम्स, ये साइंस शो हो रहे हैं, तो वो जाके क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनके साथ तो वो मिलता है, उसकी कंसल्टेशन होती है, तो फिर वहाँ पे उसका पता चल जाता है, उसकी डायग्नोसिस हो जाती है। उसके बाद से लेके एंड तक जो स्टेज होती हैं वो स्टेज कहलाती है स्टेज ऑफ रिकवरी या फिर डिसेबिलिटी या फिर डेथ। यानी 3 चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं। यहाँ पे अगर डायग्नोसिस हो जाती है और डायग्नोसिस के बाद इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो ट्रीटमेंट अगर हो जाती है यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट की वजह से रिकवरी हो सकती है। या फिर अगर कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल ना किया जाए, तो फिर भी कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनकी रिकवरी खुद से हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर डिजीज़ जो है वो इतने भी आसान नहीं होते कि उनकी रिकवरी हो सके, तो उनकी वजह से या तो डिसेबिलिटी या फिर डेथ जो है वो काज होती है। तो ये जितने भी स्टेजेस है, ये जितना भी एक फुल प्रोसीजर है, ये पूरा कहलाता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो इसका पता होना कंट्रोल मेजर्स करने के लिए और प्रिवेंटिव मेजर्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The disease process begin with the appropriate exposure or accumulation of the factors sufficient for the disease process to begin in a susceptible host। यानी disease process तब start होती है जब appropriate exposure हो जाए, susceptible host disease causing factor के सामने appropriately expose हो जाए, या फिर वो जो डिज़ीज़ काजिंग फैक्टर है वो सफिशेंटली एकमुलेट हो जाए। जब वो सफिशेंटली एकमुलेट हो जाएगा कि वो डिज़ीज़ उसमें यानी इतनी जो है इतनी वो एकमुलेट हो जाए कि वो डिज़ीज़ स्टार्ट कर सके, तो फिर जाके वो डिज़ीज़ प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी जस्ट जो है वो थोड़ी सी एक्सपोजर हो गई और हमें जल्दी से डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। उसे सफिशिएंटली एक्सपोजर होनी पड़ती है, उसे अप्रोप्रिएटली सफिशिएंटली एकमुलेट होनी पड़ती है एक डिज़ीज़ प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एन इन्फेक्शियस डिजीज़ द एक्सपोजर इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं तो उनके लिए हमारा एक्सपोजर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। फंजाई हो गए, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, इनके साथ जब हमारी एक्सपोजर हो जाती है तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह for cancer, the exposure may be a factor that initiate the process, such as asbestos fibers are components in tobacco smoke for lung cancer। और कोई कैंसर पैदा करने के लिए एक्सपोजर जो है वो कैंसर काजिंग फैक्टर के साथ हो सकती है, उस चीज़ के साथ, उस फैक्टर के साथ जो कैंसर को इनिशिएट करे, जैसा कि एस्बेस्टोस फाइबर्स हो गए। एस्बेस्टोस फाइबर्स स्टूडेंट्स ये ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग फिब्रस मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं और कोरोजन को भी ये रेजिस्ट करते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि हीट को रेजिस्ट करते हैं, कोरोजन को हाईली रेजिस्ट करते हैं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उनमें यूज़ होते हैं, इंसुलेशन में यूज़ होते हैं, और ये जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें यूज़ होते हैं। लेकिन इनकी जो इनहेलिंग होती है, अगर इनकी इनहेलेशन हो जाए तो इनकी इनहेलेशन की वजह से ये एक रिस्क फैक्टर है कि इनकी इनहेलेशन की वजह से लंग कैंसर हो सकती हैं। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मेसोथीलियोमा। मेसोथीलियोमा ऑफ मेसोथीलियल टिशू। मेसोथीलियल टिशू वो तमाम एपिथेलियल टिशू लेयर जो कि हमारे चेस्ट के अंदर, जैसा कि पेरिकार्डियम है जिसने हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन है जिसने लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, या फिर अगर एब्डोमेन में हम देख ले तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, तो ये सारी जो एपिथेलियल टिशू लेयर्स है ये मेसोथीलियम टिशू कहलाती है, और इनकी जो कैंसर होती हैं वो मेसोथीलियोमा कहलाती हैं। तो ये जो एस्बेस्टोस फाइबर्स है इनकी इनहेलेशन मेसोथीलियोमा भी काज करती हैं और डायरेक्टली लंग कैंसर भी काज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो टबैको स्मोक है उसके अंदर जो कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं तो वो भी लंग कैंसर काज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख ले सब क्लिनिकल डिजीज़। सब क्लिनिकल डिजीज़ किसे कहते हैं? आफ्टर द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ बीन ट्रिगर्ड पैथोलॉजिकल चेंजेस
then occur without the individual being aware of them। यानी जब एक्सपोजर हो जाती है, एक्सपोजर वाली जो स्टेज होती है वो मुकम्मल हो जाती है तो एक इंडिविजुअल के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई साइन सिम्टम्स उसको अपीयर नहीं होते हैं, वो बंदा उससे बाखबर नहीं होता, पैथोलॉजिकल चेंजेस अंदर ही अंदर होते रहते हैं। ये जो कंडीशन होती है ये सब क्लिनिकल डिजीज़ कहलाती है या फिर स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ कहलाती हैं। दिस स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ सिम्टम्स। और ये जो सब क्लिनिकल डिजीज़ है ये कब से कब तक होती है? फ़र्स्ट टाइम जब एक्सपोजर हो जाए तो उस एक्सपोजर के टाइम से लेके फर्स्ट सिम्टम के अपीयरेंस तक की जो पीरियड होती है तो ये पीरियड इस सब क्लिनिकल डिजीज़ की पीरियड होती है और इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसके अंदर एक इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज होने के बाद फर्स्ट सिम्टम तक जो जितनी भी टाइम होती है तो वो टाइम पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती हैं। जैसा कि हम कोरोना वायरस के लिए कहा करते थे कि 1 से लेके 14 तक की जो दिन है ये इंक्यूबेशन पीरियड है कोरोना वायरस की, कि अगर कोरोना वायरस की एक्सपोजर हो गई है किसी बंदे को तो 1 से लेके 14 दिनों में उसको फर्स्ट सिम्टम जो है वो अपीयर हो सकती है। तो ये जो एक्सपोजर हो गई थी तो एक्सपोजर से लेके फर्स्ट सिम्टम के अपीयरेंस तक की जो पीरियड होती है, जो टाइम होती है, जो सब क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज होती है तो इसके दौरान जो टाइम गुजरती है, जितनी भी टाइम गुजरे तो ये टाइम इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती है। During this stage, disease is said to be asymptomatic, no symptom are inapparent। इस स्टेज में ये जो डिज़ीज़ है इसको या तो हम सब क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं या फिर एसिम्टोमेटिक स्टेज कहते हैं या फिर हम इसको इनअपेरेंट स्टेज या इनअपेरेंट डिजीज़ कहते हैं। Although disease is not apparent during the incubation period, some pathological changes may be detectable with laboratory, radiologic or other screening methods। यानी ज़ाहिरी सी बात है, ये बात तो ठीक है कि डिज़ीज़ अपेरेंट नहीं होती। इस डिज़ीज़ सब क्लिनिकल डिजीज़ स्टेज के अंदर डिज़ीज़ हमें अपेरेंट नहीं होती, हमें उसके कोई साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आते, हम उससे अवेयर नहीं होते। लेकिन अगर उस दौरान हम कोई अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट करें या फिर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन हम करें, स्क्रीनिंग मेथड कोई हम यूज़ करें जैसा कि लेबॉर्ट्री टेस्ट हम करें, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन हम करें तो इससे हमें पता चल सकता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं उस डिज़ीज़ को। क्योंकि वहाँ पे बात ठीक है कि अपेरेंट नहीं है कोई सिम्टम, कोई साइन, लेकिन पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इस दौरान। तो अगर हम जाके कोई स्क्रीनिंग मेथड करें तो उस वक्त हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, आप लोगों ने याद रखने हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क इस तरह होता है कि डायग्नोसिस तब होती है जब हमें साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं और सिम्टम्स अपीयर होने के बाद जाके जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें टेस्ट वगैरह लिखते हैं और उन टेस्ट के बाद जब कंफर्म हो जाती है डिज़ीज़ के ये डिज़ीज़ है तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाती है, कि जब हम साइन सिम्टम्स अपीयर होने के बाद जो टेस्ट करते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो तमाम टेस्ट होती है जो कि हम एक अपेरेंटली हेल्थी पॉपुलेशन में करते हैं। हमें कोई साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आते लेकिन हम जस्ट जो है वो देखने के लिए हम करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमें भी हो सकता है कि कोई अपेरेंट ना हो लेकिन अंदर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हो, तो उनका पता लगाने के लिए अपेरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन में जो हम टेस्ट करते हैं तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाती हैं। तो Most screening programs attempt to identify the disease process during this phase of its natural history। डिज़ीज़ के नेचुरल हिस्ट्री का ये जो फेज़ होता है, सब क्लिनिकल फेज़, जिसमें कोई साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, तो इसमें ज़्यादातर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो है वो किए जाते हैं। Since intervention at this early stage is likely to be more effective than treatment given after the disease has progressed and become symptomatic। अब देखिए, ज़ाहिरी सी बात है कि इस स्टेज में अगर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कर ले, स्क्रीनिंग टेस्ट कर ले और डिज़ीज़ का पता लगाए इस सब क्लिनिकल स्टेज में, और इसके लिए इस सब क्लिनिकल स्टेज में अगर हम इंटरवेंशन करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम कि जब सिम्टम्स अपीयर हो, डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाए और उस वक्त हम उसको डायग्नोज करके ट्रीट करें, तो उससे
बेहतर ये है कि सब क्लिनिकल स्टेज में अगर हम उसके लिए कोई मेजर उठा सके तो वो इफ़ेक्टिवली ट्रीट हो सकती हैं। क्लिनिकल डिजीज़। अब क्लिनिकल डिजीज़ या फिर क्लिनिकल स्टेज ऑफ डिजीज़ हम कब कहते हैं? द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल डिजीज़। जब सिम्टम्स की ऑनसेट हो जाती है, सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होती है, सब क्लिनिकल स्टेज से क्लिनिकल स्टेज तक ट्रांजिशन होती है। मतलब कि सब क्लिनिकल स्टेज अब चेंज होकर क्लिनिकल स्टेज बन जाती है। अब ये डिजीज़ सब क्लिनिकल नहीं रहती बल्कि क्लिनिकल हो जाती है। मीन्स कि इसके मैनिफेस्टेशन सामने आ जाते हैं, अलामात ज़ाहिर हो जाते हैं। मोस्ट डायग्नोसिस आर मेड ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़। ज़ाहिरी सी बात है कि जब साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो बंदा जो है वो फिर कोई हेल्थ फैसिलिटी को तलाश करता है, अपनी चेकअप करवाता है, तो मोस्ट डायग्नोसिस इसी टाइम होते हैं। अल्टीमेटली द डिजीज़ प्रोसेस एंड्स आइदर इन रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। ज़ाहिरी सी बात है कि आखिरकार क्या होता है, वो डिज़ीज़ प्रोसेस जो स्टार्ट हुई है या तो उसकी रिकवरी हो जाती है या डिसेबिलिटी वो काज कर देता है या फिर डेथ काज कर देता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर मोस्टली डायग्नोसिस जो है डिजीज़ की, वो डिजीज़ किस स्टेज में होती हैं? उसके सब क्लिनिकल स्टेज में होती हैं, उसकी क्लिनिकल स्टेज में होती हैं, उसके रिकवरी स्टेज में होती हैं, उसके डिसेबिलिटी स्टेज में होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोस्ट डायग्नोसिस क्लिनिकल डिजीज़ यानी क्लिनिकल स्टेज ऑफ डिजीज़ के अंदर होती है। इसी तरह एमसीक्यूज़ ये भी बन सकती है कि ज़्यादातर स्क्रीनिंग मेथड्स जो है वो कौन से स्टेज के अंदर किए जाते हैं? तो ज़्यादातर स्क्रीनिंग मेथड्स सब क्लिनिकल स्टेज के अंदर किए जाते हैं। इन चीज़ों का याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इन ए पेशेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पेशेंट के अंदर एक डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री आप लोगों को बताई गई है। फर्स्ट वन, ये जो ए फेज़ है इसका, तो ए फेज़ मीन्स के बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़। इसमें क्या होता है, प्री क्लिनिकल, यहाँ तक ये हमारे साथ प्री क्लिनिकल फेज़ है कि कोई बंदा, किसी ने क्लिनिक सीख नहीं किया है, क्लिनिक तक नहीं गया है, उसको साइन सिम्टम्स वगैरह कोई उसकी अपीयरेंस नहीं हुई है, उसको अपनी हालत के बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो फेज़ है, ये जो स्टेज है, ये प्री क्लिनिकल स्टेज या प्री क्लिनिकल फेज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन, बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ की बायोलॉजिकल ऑनसेट होती है, यानी आपकी एक्सपोजर हो जाती है और एक्सपोजर होने के बाद वो डिज़ीज़ आप में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें दूसरा ये होता है कि पैथोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डिज़ीज़ इफ़ सॉट, अगर तलाश किया जाए, अगर देखा जाए तो एविडेंस मिल सकती है डिज़ीज़ की, क्योंकि उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर ले, कोई स्क्रीनिंग हम कर ले यहाँ पे इस स्टेज के अंदर, तो स्क्रीनिंग से हमें पता चल सकती है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हुए हैं और इसकी वजह क्या है। इसके बाद हमारी जो क्लिनिकल फेज़ है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिकल फेज़ स्टार्ट कब होती है, इस बात का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि क्लिनिकल फेज़ स्टार्ट तब होती है जब सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं। फर्स्ट सिम्टम की जब अपीयरेंस हो जाती है तो उसके बाद की जो स्टेज है वो फिर क्लिनिकल स्टेज कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिज़ीज़ अपीयर, मतलब कि जो साइन सिम्टम्स है डिज़ीज़ के वो अपीयर हो जाते हैं। जब अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद मेडिकल केयर सॉर्ट, हम क्या करते हैं, मेडिकल केयर उसके लिए तलाश करते हैं, और मेडिकल केयर जब हम तलाश करते हैं तो उस दौरान इसकी डायग्नोसिस हो जाती है, और डायग्नोसिस जब हो जाती है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आप खुद सोचें स्टूडेंट्स, खुद आप लोग सोचें कि एक डिज़ीज़ को यहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू फाइंड आउट करके इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, या फिर यहाँ पे एंड स्टेज में पहुँच के इसकी डायग्नोसिस करके डायग्नोसिस के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर होगी। ज़ाहिरी सी बात है कि ये बेहतर नहीं होगी, बल्कि इससे ज़्यादा ये बेहतर होगी कि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें और अपेरेंटली हेल्थी पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू हम कोई डिज़ीज़ फाइंड आउट कर लें और उसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट करा दें, ताकि आगे के ये जो जितने भी स्टेजेस हैं, ख्वारियाँ हैं, इनको हम यहीं पे रोक सकें। तो ये एक जो है एक पेशेंट की कहानी थी, उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आप लोगों को बताई थी कि एक पेशेंट के अंदर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ कैसी होती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, देख ले डिज़ीज़ प्रोसेस आउटकम। डिज़ीज़ की जब प्रोसेस होती हैं तो उसके क्या क्या आउटकम होते हैं। डिज़ीज़ प्रोसेस जब स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले एक डिज़ीज़ स्टार्ट हो गई, वो कोई ना कोई इम्पेयरमेंट कर देती है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई ख़राबी उसकी वजह से आ जाती है, और वो ख़राबी जब ज़्यादा होती है तो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और डिसेबिलिटी जब ज़्यादा होती है तो वो हैंडीकैप का शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि डिसेबिलिटी और हैंडीकैप जो है इन दोनों में क्या फ़र्क है। डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, हैंडीकैप जो है वो किसे कहते हैं। तो डिसेबिलिटी और हैंडीकैप जो है इनमें इंटरचेंजेबल वर्ड है, एक दूसरे के लिए यूज़ हो सकते हैं, और अगर उर्दू में इनकी मानी आप देखेंगे तो आपको दोनों की मानी जो है वो माजूर होने का आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप इनमें डिफरेंस करना चाहें तो ये जो डिसेबिलिटी होती हैं, डिसेबिलिटी फ़िज़िकल भी हो सकती हैं, कॉग्निटिव भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती हैं, इमोशनल डिसेबिलिटी भी हो सकती हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती हैं, या कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज हो सकती है। यानी कम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, कम्बिनेशन ऑफ इमोशनल एंड सेंसरी डिसेबिलिटी, कम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। और हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो हैंडीकैप में क्या होता है कि एक इंसान जो है उसकी वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि उस एबिलिटी के थ्रू वो कोई काम एकम्प्लिश करता हो, तो उसकी कोई ऐसी काम जो कि उसके इर्द गिर्द दूसरे लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, वो काम एकम्प्लिश करने की एबिलिटी किसी बंदे में जब ख़त्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हैंडीकैप का शिकार है। मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान में वॉकिंग की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, बंदा व्हीलचेयर पे आ जाए, वो खड़ा नहीं हो सके, वो चल ना सके, तो दूसरे उसके इर्द गिर्द के लोग आसानी से चलते हैं लेकिन वो इस चीज़ से महरूम हो गया है। या फिर कम्युनिकेट ना कर सके, बोल ना सके, स्ट्रोक हो जाती है लोगों को, स्ट्रोक होने की वजह से उनकी जो टंग है वो काम करना छोड़ देती है और लोग जो है वो फिर नहीं बात कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो कि उनके इर्द गिर्द के लोग आसानी से कर देते हैं, तो इसको अब हम हैंडीकैप बोलेंगे। और ज़्यादातर यही होता है कि डिसेबिलिटी जब हो जाती है कोई, और डिसेबिलिटी जब बढ़ जाती है, डिसेबिलिटी को नहीं रोका जाता है, तो वो फिर जाके हैंडीकैप का शक्ल इख्तियार कर लेती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें डिज़ीज़ प्रोसेस आउटकम का आप लोगों को एक स्केच के थ्रू समझाया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, वही बात कि डिज़ीज़ जो है उसकी ऑनसेट हो जाती है, डिज़ीज़ स्टार्ट हो जाती है। जब डिज़ीज़ स्टार्ट हो जाती है तो इसकी वजह से कोई ना कोई इम्पेयरमेंट हो जाती है। इम्पेयरमेंट मीन्स के या तो लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, कोई ना कोई लॉस हो जाएगी, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, या तो साइकोलॉजिकली कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी, कोई लॉस आएगी, या फिर फिजियोलॉजिकली आएगी, या फिर एनाटॉमिकली आएगी। तो ये कब होती हैं, ये जब इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, तो कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। जब ये फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और ये साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो ये जब आते हैं और जब बढ़ते रहते हैं, आते हैं और जब बढ़ते रहते हैं, तो इनकी वजह से क्या होती हैं, साइन सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं इस दौरान, और इनकी वजह से, इस इम्पेयरमेंट की बढ़ने की वजह से, जब ये बढ़ती है तो बढ़ने की वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है। डिसेबिलिटी होती क्या है, रिस्ट्रिक्शन इन एबिलिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट मे रिजल्ट फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट, कि आप कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपकी फ़ंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। क्यों रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, या तो आपको कोई साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुई है, या फिर फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुई है, या फिर एनाटॉमिकल इम्पेयरमेंट हुई है, और इन्हीं इम्पेयरमेंट की वजह से अब आप कोई फंक्शन करने के एबल नहीं हो, एबिलिटी में आपको रिस्ट्रिक्शन आ रही है। और ये डिसेबिलिटी जब बढ़ती रहती है, जब कंटिन्यू रहती है, तो इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होती है, इसकी नताइज इसके क्या होते हैं, नताइज इसकी हैंडीकैप होती है कि उसमें क्या होता है, disadvantage that result when a disability or impairment limit or prevent the fulfillment of a role। यानी ये वो डिसएडवांटेज है, डिसेबिलिटी की डिसएडवांटेज है कि डिसेबिलिटी अगर बढ़ गई तो उसकी वजह से आपको ये नुकसान हो गया कि आप क्या हो गए, आप जो है आपकी जो रोल थी, आप जो अपने रोल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, अपने रोल फुलफ़िल कर रहे थे, वो अब आप उससे
लिमिट हो गई है, आपको रोक रही है आपकी डिसेबिलिटी कि आप अपना कोई रोल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसा कि पहले आप बातें करते थे, अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते थे, अगर अब आपको स्ट्रोक हो गई है, आपके टंग ने काम छोड़ दिया है, तो अब आप कम्युनिकेट आगे नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी रोल थी कि इस डिसेबिलिटी की वजह से, टंग के नाकाम होने की वजह से, टंग के डिसेबल होने की वजह से आप हैंडीकेप में चले गए, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ज़रूरी बात लिखी गई है, द डैशेस लाइन्स इंडिकेट दैट वन स्टेट मे और मे नॉट लीड टू सब्सिक्वेंट वन। यानी ये जो यहाँ पे डैशेस दिए गए हैं सब जिसे इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के दरमियान और डिसेबिलिटी और हैंडकेप के दरमियान, तो इनका मतलब ये है कि एक स्टेज मे बी और मे नॉट बी चेंज इनटू दे अदर स्टेज। फॉर एग्जांपल कि इम्पेयरमेंट को अगर रोका जाए तो फिर वो डिसेबिलिटी में नहीं कन्वर्ट हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर ना रोका जाए तो चेंज भी हो सकती है। यानी पॉसिबिलिटी है कि इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, यहाँ पे रुक भी सकती है। डिसेबिलिटी जो है वो हैंडीकेप में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो हैंडीकेप में बंदे को नहीं पहुँचा सकती, या अगर सीवियर हो जाती है, कंटिन्यू रहती है, तो पहुँचा भी सकती है। इसका मतलब ये है। यहाँ पे भी यही चीज़ें आपको समझाई गई है एक और स्केच के थ्रू, कि जिसमें बता रहा है कि क्या होता है। सबसे पहले एक इंसान की लिविंग इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा इंसान के लाइफ में रोल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसकी जो कंडीशंस हैं उसके सोसाइटी के अंदर, उसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसकी कम्युनिटी के सरकमस्टेंसेस है, कम्युनिटी के अंदर सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें एक इंसान की लिविंग एनवायरनमेंट है। और इन लिविंग एनवायरनमेंट का असर होता है उसकी हेल्थ पे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिसमें लिविंग एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपके सोशल कंडीशंस, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपके कम्युनिटी सरकमस्टेंसेस, सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अगर बेहतर तरीके से चल रही हैं तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको आपके हेल्थ को ये ससेप्टेबल नहीं करती। लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट आ जाती है, सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, आपकी इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर है, आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो फिर आपके ये सोशल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स आपको ससेप्टेबल बना देती हैं किसी भी डिजीज़ काजिंग फैक्टर के आगे। इसके अलावा देखिए रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, आपके जो लिविंग एनवायरनमेंट होती है तो उसमें रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। आपके पर्सनल फैक्टर्स मीन्स के आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी जेनेटिक्स कैसी है, आपकी एजुकेशन लेवल कैसी है, आपकी ऑक्यूपेशन की नेचर क्या है, कौन सा ऑक्यूपेशन है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन तो नहीं है कि जिसमें एस्बेस्टोस या कार्सिनोजेंस वगैरह को आप एक्सपोज हो रहे हैं, कोई सोशल सपोर्ट आपकी है या नहीं, आप साइकोलॉजिकली कैसे है, साइकोलॉजिकली आप जो है वो अच्छा फील करते हैं या नहीं, आपकी सोशल सपोर्ट कैसी है, फैमिली सपोर्ट कैसी है, मैरिटल स्टेटस कैसी है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है, पर्सनल फैक्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बेहतरीन लाइफ स्टाइल आपकी है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सही तरीके से डाइट लेते हैं, अपने डाइट में हेल्थी डाइट आप यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपकी जेनेटिक्स में कोई कमज़ोरी नहीं है, उसमें कोई प्रिडिस्पोजिशन नहीं है, आप एजुकेटेड है, आप सफाई सुथराई का ख्याल रख सकते हैं, आपकी ऑक्यूपेशन जो है वो ऐसी ऑक्यूपेशन है कि जिसमें आपको डिफरेंट जो डिजीज़ काजिंग फैक्टर्स है उनके साथ आपकी एक्सपोजर नहीं हो रही है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, आपकी सोशल सपोर्ट वगैरह सब कुछ बेहतर है, तो आपको ये प्रोटेक्टिव कर देती है, ये आपके लिए फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनल फैक्टर्स, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है, आप सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन आपको है, एजुकेटेड आप नहीं है, सैनिटेशंस वगैरह का, एजुकेशन का, हेल्थ के बारे में आपको पता ही नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स का आपको पता नहीं है, आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है कि कार्सिनोजेंस वगैरह, आप एस्बेस्टोस वगैरह और भी सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स के साथ आप जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, सोशल सपोर्ट आपकी ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर आप रिस्क में जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स आपको रिस्क में डाल देंगी, और जब रिस्क में डाल देंगी तो ये एक डिज़ीज़ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगी, और एक डिज़ीज़ प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो उसकी फ़र्स्ट फेज़ उसकी प्री क्लिनिकल फेज़ होती है,
प्री क्लिनिकल फेज़ के अंदर बायोलॉजिकल ऑनसेट होती है उस डिज़ीज़ की, आपकी एक्सपोजर हो जाती है तो आप पे अटैक वो कर लेती हैं। उसके बाद सब क्लिनिकल स्टेज उसकी कंटिन्यू रहती है उस वक्त तक जब के सिम्टम्स अपीयर ना हो। जब सिम्टम्स अपीयर हो जाए तो उसकी क्लिनिकल फेज़ स्टार्ट हो जाती है। अब वो डिज़ीज़ क्लिनिकल डिज़ीज़ कहलाती है, जिसमें उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, और जब डायग्नोसिस हो जाती है तो साथ में हम उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी इनिशियल आउटकम आ जाती है। इनिशियल आउटकम के बाद उसकी पोस्ट क्लिनिकल फ़ेज़ स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट क्लिनिकल फ़ेज़ में अगर आप उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके एंड में रिकवरी हो जाती है, और अगर आपकी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होती, वो डिज़ीज़ कंटिन्यू रहती है, तो उसकी जो लॉन्गर टर्म आउटकम है उसका आपकी फैमिली पे, आपके काम पे, आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम ज़ाया हुआ, आप उस डिज़ीज़ के इस तरह फेजेस स्टार्ट से लेके अभी तक चलने की वजह से काम नहीं कर सके, आपका इकोनॉमिक लॉस हो गया, ख़र्चा आया आपका उसके ऊपर, और साथ साथ में ये इम्पेयरमेंट जो है वो इस बायोलॉजिकल ऑनसेट के बाद ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल क्लिनिक जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे इस स्टेज के दौरान ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये चलती आती है, जब प्रोग्रेस करती जाती है तो डिसेबिलिटी का शक्ल अख्तियार करती है, और डिसेबिलिटी जब प्रोग्रेस करती जाती है तो हैंडीकैप में ले जाके बंदे को छोड़ देती है। तो ये सारा क्लिनिकल कोर्स जो है वो एक डिज़ीज़ का होता है, प्री एंड पोस्ट डिज़ीज़ स्टेजेस इसके यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और स्केच जो है वो आपको दी गई है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ की। इसमें आपको बता रहा है कि क्या होता है कि जब कभी स्टिमुलस जो है वो होस्ट के आगे आ जाती है, यानी इंटरेक्शन ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। जब इंटरेक्शन हो जाती है, देखिए ट्राइएड की बात आ गई, एजेंट है, होस्ट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन हो गई। इंटरेक्शन जब इनकी यहाँ पे हो गई तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई। होस्ट का रिएक्शन जो है वो आ गया। होस्ट का रिएक्शन जब आ जाता है तो इस होस्ट के रिएक्शन के दौरान पहला तो उसका लेटेंट पीरियड होता है। लेटेंट पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जो प्री सिम्टमेटिक, जिस सिम्टम्स से पहले जो सब क्लिनिकल स्टेज होता है, इसको हम लेटेंट पीरियड भी कहते हैं। आप याद रखें, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, और सिम्टम्स जब अपीयर हो जाते हैं तो ये क्लिनिकल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और क्लिनिकल स्टेज जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद या तो इसकी रिकवरी होती है, और अगर रिकवरी नहीं होती है तो डिसेबिलिटी या डेथ काज हो सकती है, और रिकवरी हो भी जाती है तो विद और विदाउट डिफेक्ट और डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर डिसेबिलिटी के साथ साथ रिकवरी हो जाए कि कोई ना कोई उसने डिसेबिलिटी कर दिया है, अब ठीक है, अब आप में नहीं है, रिकवर हो गई है, लेकिन डिसेबिलिटी उसने काज किया है, या कोई डिफेक्ट आप में वो पैदा कर चुका है, तो इस तरह हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो फेज़ होती है कि जिसमें इंटरेक्शन होती है, तो ये प्री पैथोजेनेसिस कहलाती है, कि इसमें अभी तक बीमारी जो है, पैथोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। पैथो मीन्स डिजीज़, जेनेसिस मीन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ की डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन ये जो लेटेंट पीरियड और सिम्टमेटिक पीरियड जो होती हैं, क्लिनिकल पीरियड, तो ये जितनी भी लेटेंट पीरियड से लेके लास्ट तक, रिकवरी स्टेज तक जितनी भी पीरियड होती है, तो ये पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस होती है। इसमें डिज़ीज़ डेवलपमेंट होती रहती है, डिज़ीज़ प्रोग्रेशन होती रहती है। अब देखें, यहाँ पे बात आ गई प्रिवेंशन की, कि प्रिवेंशन जो है वो आप किस टाइम पे कौन सा प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन क्या होती है? जब कोई भी चीज़ हो रही होती है और उसको जब हम होने से रोकते हैं तो वो प्रिवेंशन कहलाती है। प्रिवेंशन का कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर ले अपना, कि आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि प्रिवेंशन वो होती है कि जब हम डिज़ीज़ पैदा होने से पहले उसको रोकें तो वो प्रिवेंशन कहलाती है। हाँ, वो प्रिवेंशन है, लेकिन डिज़ीज़ पैदा होने के बाद भी प्रिवेंशन होती है। डिज़ीज़ कोई डिसेबिलिटी काज कर ले और उस डिसेबिलिटी को हम मज़ीद ज़्यादा होने से रोकें, उस टाइम भी प्रिवेंशन होती है। तो प्रिवेंशन के लेवल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज, इसके अंदर अगर हम हेल्थ प्रमोशन करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मीन्स कि इम्यूनाइजेशन हम करते हैं किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकने के लिए, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। मीन्स कि वो डिज़ीज़ अभी इसकी ऑनसेट नहीं हुई है, वो शुरू नहीं हुआ है और शुरू होने से पहले पहले हम उसको रोक रहे हैं, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिज़ीज़ के स्टार्ट होने के बाद हम उसको जल्दी से डायग्नोस करें और भरपूर ट्रीटमेंट उसकी करें। जल्दी से हम उसको डायग्नोस करके जब भरपूर ट्रीटमेंट उसकी करेंगे तो ये हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाएगी। और इस तरह भी हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर जाए और उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी पैदा हो जाए, लेकिन हम उस डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए कोई मेजरमेंट करें, हम रिहेबिलिटेशन करने के लिए, उस पेशेंट के हालत को बहाल रखने के लिए, उसको मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए कोई मैनेजमेंट करे, तो वो हमारी टर्शरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। तो इन चीज़ों को समझे स्टूडेंट्स, आप लोगों से इनके बारे में पूछा जा सकता है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे जाए, कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछा करें। यहाँ पे लेटेंट पीरियड का आप लोगों को बताया है कि लेटेंट पीरियड कौन सा टाइम होती है, तो द टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियसनेस, यानी वो टाइम के जिसमें इन्फेक्शन तो आप में आ जाती है लेकिन इन्फेक्शियसनेस जो है वो डेवलप फ़िलहाल नहीं होती है। यानी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्री सिम्टोमेटिक फेज़ होती हैं, कि आप अवेयर नहीं होते हैं, इन्फेक्शियसनेस से आप अवेयर नहीं होते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो चुकी होती हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इन्फेक्शन है आप में, तो वो टाइम पीरियड यानी सिम्टम्स स्टार्ट होने से पहले की जो टाइम पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं। इन्फेक्शियस पीरियड हो गया, इन्फेक्शियस पीरियड वो पीरियड के द टाइम ड्यूरिंग विच टाइम द होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर ससेप्टेबल होस्ट, यानी वो टाइम के जिसमें इन्फेक्शन एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो वो पीरियड जो है, वो टाइम जो है वो इन्फेक्शियस पीरियड कहलाती है। नॉन इन्फेक्शियस पीरियड वो पीरियड के जिसमें होस्ट की वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि अब वो डिज़ीज़ जो है एक से दूसरे को वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी जो इन्फेक्शियसनेस है वो अब ख़त्म हो जाती हैं। अब उसके लिए इस तरह मेजर्स किए गए हैं कि वो अब किसी और में वो डिज़ीज़ जो है वो नहीं फैला सकता, तो वो जो स्टेज होती है, वो जो टाइम होती है, वो नॉन इन्फेक्शियस पीरियड कहलाती है। और इंक्यूबेशन पीरियड का आप लोगों को पता है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ और उससे लेके सिम्टम्स अपीयर होने तक की जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट ऑब्जेक्टिव आ गई एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, यानी हमारे कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन के लिए जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, उसमें जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, और दूसरी बात ये कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का इसमें क्या रोल होता है। तो लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी रिलाइज ऑन द सिस्टमेटिक अप्रोच, जो एपिडेमियोलॉजिकल प्रैक्टिस होती है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे रिलाई करती है। मतलब ये कि एक सिस्टमेटिक जो है वो अप्रोच होती हैं, यानी इन वेरी सिंपल टर्म द एपिडेमियोलॉजिस्ट काउंट केसेस आर हेल्थ इवेंट्स एंड डिस्क्राइब देम इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यानी सिस्टमेटिक अप्रोच सिंपल अल्फाज में उस अप्रोच को कहते हैं कि जिसके अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट सबसे पहले हेल्थ इवेंट्स को या केसेस को काउंट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, टाइम के हिसाब से देखते हैं कि किस टाइम ये शुरू हुए हैं, किस टाइम में ये हो रहे हैं, कौन किस जगह में हो रहे हैं, जगह में मौसम कैसा है, किस मौसम की वजह से हो रहे हैं, और किन लोगों को हो रहे हैं, उन लोगों में क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है जिसकी वजह से हो रही है। तो इस तरह इनको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड द नंबर ऑफ केसेस बाय एन अप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट रेट्स। फिर रेट्स को कैलकुलेट करते हैं, और रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए वो एक अप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर ले लेते हैं और जितने भी केस उन्होंने फाइंड आउट किए हैं तो उसको उसके साथ डिवाइड कर लेते हैं।
डिवाइड करने के बाद कंपेयर दीज रेट्स ओवर टाइम आर फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। फिर कंपेयर करते हैं बहुत सारे जो है वो दूसरे जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं उनके लिए भी कंपेयर करते हैं कि अगर इन पॉपुलेशन में जो डिनोमिनेटर उन्होंने रखी हुई है तो इनमें अगर ऐसे केसेस है, इतने केसेस है, तो फिर दूसरे जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें भी ये हो सकती हैं। इस तरह वो फिर कंपेयर करते हैं। Before counting cases, however, the epidemiologist must decide what a case is. लेकिन इन केसेस को काउंट करने से पहले एपिडेमियोलॉजिस्ट पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो केस है क्या, यानी केस को वो डिफ़ाइन करते हैं। दिस इज़ डन बाय डेवलपिंग ए केस डिफिनीशन। केस को कि ये केस क्या है वो डिसाइड करने के लिए उनको केस को डिफ़ाइन करना पड़ता है। देन यूजिंग दिस केस डिफिनीशन द एपिडेमियोलॉजिस्ट फाइंड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस पेशेंट। और केस को डिफ़ाइन करने के बाद ये एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये जो जिन पेशेंट्स में ये केस है तो उसके बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं कि केस है तो क्यों है, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, किन किन लोगों में है, उसकी वजह क्या हो सकती है, और जिन लोगों में नहीं है तो उन लोगों में क्यों नहीं है, वो क्या ऐसा किया करते हैं कि उनमें नहीं है। ये सारे इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करते हैं। द एपिडेमियोलॉजिस्ट देन परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बाय कैरेक्टराइजिंग द केसेस कलेक्टिवली अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। वो फिर क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी करते हैं, यानी उसके अंदर वो केस को कैरेक्टराइज करते हैं एक साथ, टाइम के मुताबिक, प्लेस के मुताबिक, पर्सन के मुताबिक उसको फिर देखते हैं। To calculate the disease rate, the epidemiologists divide the number of cases by the size of population. कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जितना पॉपुलेशन उन्होंने लिया होता है उस पॉपुलेशन के साइज़ के साथ उन केसेस को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद फाइनली टू डिटरमिन वेदर दिस रेट इज़ ग्रेटर देन दैट वन वुड नॉर्मली एक्सपेक्ट एंड इफ़ सो टू आइडेंटिफाई फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्रीज। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फाइनली वो ये डिटरमिन कर लेते हैं कि ये जो रेट है ये कहीं एक्सपेक्टेड से ग्रेटर तो नहीं है। नॉर्मली जितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस पॉपुलेशन में इतना डिजीज़ तो होगा, जाहिर सी बात है सारा पॉपुलेशन बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं होगा। एक्सपेक्ट किया जाता है एक ख़ास किस्म का रेट एक पॉपुलेशन के अंदर किसी भी डिजीज़ के लिए, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेड से इंक्रीज़ कर जाती हैं तो फिर ये देखते हैं, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और उन फैक्टर के कंट्रीब्यूट करने की वजह से ये इतना इंक्रीज़ हुआ है जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। द एपिडेमियोलॉजिस्ट कंपेयर द रेट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन टू द रेट इन एन अप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप। वो कोई कंपैरिजन ग्रुप ले लेते हैं और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के जितने भी टेक्निक्स है, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो टेक्निक्स जितने भी यूज़ किए जाते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर, उनको यूज़ करते हुए वो कोई ख़ास कंपैरिजन ग्रुप ले लेते हैं और उसके साथ इन पॉपुलेशन को जिनमें उन्होंने फाइंडिंग्स निकाली हैं उनको उनके साथ कंपेयर करते हैं। डिफाइनिंग ए केस, अब जब वो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि वो किस तरीके से ये जो जितना भी वो फाइंडिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले केस को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो केस को वो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, बिफोर काउंटिंग केसेस द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट टू काउंट। जाहिर सी बात है कि उनको पहले ये तो पता हो कि काउंट क्या करना है, दैट इज़ व्हाट टू कॉल ए केस, मतलब कि किसको आप केस कहें, कौन कौन सी खसूसियत उसमें हो तो आप उसको केस कहें, इसका पता होना ज़रूरी है। फॉर दैट द एपिडेमियोलॉजिस्ट यूजेज ए डिफिनीशन, इसीलिए वो डिफिनीशन यूज़ करते हैं। ए केस डिफिनीशन इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग वेदर ए पर्सन हैज़ ए पार्टिकुलर डिजीज, सिंड्रोम और अदर हेल्थ कंडीशन। यानी एक केस डिफिनीशन सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होती है कि जिसमें स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखी जाती हैं कि ये चीज़ें अगर किसी बंदे में पाई जाए तो वो बंदा या तो डिजीज़ की हालत कंडीशन में कहलाएगा या फिर सिंड्रोम की हालत कहलाएगा या फिर कोई भी हेल्थ कंडीशन हम उसे कहेंगे, लेकिन उसके लिए एक ख़ास स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होती है। अगर क्राइटेरिया को वो चीज़ मैच कर जाती है तो फिर उसे केस कहा जाता है, और जब उसे केस कहा जाता है तो फिर उसको काउंट किया जाता है। इसीलिए केस काउंट करने से पहले केस डिफिनीशन मस्ट है। Some case definitions, particularly those used for national surveillance, have been developed and adopted as national standard that ensure comparability. कुछ केस डिफिनीशंस, ख़ास करके वो केस डिफिनीशंस जो कि नेशनली सर्विलेंस के लिए, नेशनली जो डिफरेंट केसेस के पीछे जो है वो तलाश किया जाता है, सर्विलेंस की जाती हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे
ख़ास डिफिनीशंस जो है वो रखे गए होते हैं कि फिर हैज़ बीन डिवेलप, पहले से डिवेलप किए गए होते हैं ताकि उनको हम एज ए नेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करें और फिर दूसरे केसेस को हम उनके साथ कंपेयर करके फिर हम फाइंड करें कि वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं। अगर क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तभी हम उनको केस कहेंगे, और जब हम केस कहेंगे तो फिर हम उनको काउंट करेंगे, और जब हम काउंट करेंगे तो इस बात का पता लगाएंगे कि पॉपुलेशन में कितने लोग अफेक्ट है, और जब हम ये पता लगाएंगे कि पॉपुलेशन में कितने लोग अफेक्ट है तो तब हम ये देखेंगे कि क्या ये जितने भी लोग अफेक्ट है तो ये नॉर्मली एक्सपेक्टेड है या नहीं। अगर नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं है तो तब जाके हम इस बात को समझेंगे कि कोई मसला है, उस मसले को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मेजर्स करेंगे, तभी जाके हम उसको रोक सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए केस डिफिनीशन फॉर आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, कोई आउटब्रेक आ गई, कोई केस एपिडेमिक हो गई तो उस टाइम उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कि हम केस डिफिनीशन के लिए उनको यूज़ करते हैं। ए केस डिफिनीशन कंसिस्ट ऑफ क्लिनिकल क्राइटेरिया, जाहिर सी बात है कि क्लिनिकल क्राइटेरिया उसके लिए होगी कि ये साइन सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो फिर वो ये केस कहलाएगी, एंड सम टाइम लिमिटेशंस ऑन टाइम, प्लेस एंड पर्सन, और कुछ टाइम उसके के लिए जब क्लिनिकल क्राइटेरिया नहीं होती है तो उसको हम टाइम, प्लेस, पर्सन के हिसाब से देखते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। द क्लिनिकल क्राइटेरिया यूजुअली इंक्लूड conformity laboratory test if available or combination of symptoms, subjective complaint, signs, objective physical finding and other findings। देखिए क्लिनिकल क्राइटेरिया यूजुअली या तो कंफर्म लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोविड-19 किसी के लिए हम सस्पेक्ट करते हैं कि कोविड-19 है तो उसके अगर हम कोविड टेस्ट करें और कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तभी हम कहेंगे कि इसको कोविड-19 है। इसी तरह या तो हम इस तरह करते हैं कि अगर लेबॉरेटरी टेस्ट कोई नहीं है कंफर्मेशन के लिए तो उस टाइम सेट ऑफ हम कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स और साइंस देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स जो कि सिम्टम्स कहलाती है वो प्रेजेंट होंगे, उसमें कुछ से साइंस जो कि ऑब्जेक्टिव फिज़िकल फाइंडिंग्स होती हैं या फिर दूसरे इस तरह के फाइंडिंग्स हो सकते हैं, उनको हम देखेंगे और देखने के बाद हम इस फैसले तक पहुँचेंगे कि ये वो केस है या नहीं जिसके लिए हम देख रहे हैं। Criteria in case definition. A case definition may have several set of criteria depending on how certain the diagnosis is. For example, during an investigation of a possible case or outbreak of measles, a person with a fever and rash might be classified as having a susceptible, probable or confirmed case of measles depending on what evidence of measles is present। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल दी गई है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मीज़ल्स के आउटब्रेक के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें अगर कोई बंदा मिला जिसको फीवर है और साथ में रेश है तो हम उसको ससेप्टिबल कह सकते हैं या फिर हम उसको प्रोबेबल कह सकते हैं या फिर हम उसको कंफर्म्ड केस ऑफ मीज़ल कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम उसको ससेप्टिबल कहते हैं, प्रोबेबल कहते हैं या फिर कंफर्म कहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें एविडेंस का पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सस्पेक्टेड हम कब कहेंगे, किसी पेशेंट को सस्पेक्टेड हम कब कहेंगे, कौन सा एविडेंस हमें मिले मीज़ल्स के बारे में किसी पेशेंट के अंदर तो हम उसको ससेप्टिबल कह सकते हैं या सस्पेक्टेड हम उसको कह सकते हैं। तो एनी फेब्राइल इलनेस एकम्पेन्ड बाय रेश, कोई भी फेब्राइल इलनेस है जिसमें हाई टेम्परेचर है और साथ में रेशेस भी हैं तो उसको हम कहेंगे कि मे बी सस्पेक्टेड है कि इसको मीज़ल्स हो सकती हैं। और प्रोबेबल हम कब कहते हैं, ए केस दैट मीट द क्लिनिकल केस डिफिनीशन हैज़ नॉन कंट्रीब्यूटरी और नो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। आपको कोई केस जो है उसके फ़िज़िकल फाइंडिंग्स है, जितने भी फ़िज़िकल फाइंडिंग्स है, कम्बिनेशन ऑफ फ़िज़िकल फाइंडिंग, उससे आपको पता चल रहा है कि जिस केस के लिए मैं तलाश कर रहा हूँ तो उस केस में भी ये होते हैं, लेकिन उसमें कोई आप सीरोलॉजिकल यानी सीरम की आप कोई टेस्ट नहीं करते, कोई आप जो है लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं करते। और कन्फर्म्ड हम कब कहेंगे, कन्फर्म्ड केस हम कब कहेंगे, जब ए केस दैट इज़ लेबॉरेटरी कन्फर्म्ड और दैट मीट क्लिनिकल केस डिफिनीशन। एक क्लिनिकल केस डिफिनीशन को तभी एक केस मीट कर सकती है जब उसकी क्राइटेरिया पूरा हो, और क्राइटेरिया पूरा होने के लिए ज़रूरी है कि लेबॉरेटरी टेस्ट कन्फर्म्ड हो। जब तक लेबॉरेटरी टेस्ट कन्फर्म नहीं होते तो तब तक हम किसी केस को कन्फर्म्ड केस नहीं कह सकते। तो ये क्राइटेरिया होती हैं केस डिफिनीशन के लिए।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ये इसके रेफरेंसेस है, अगर आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इन रेफरेंसेस के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द अतर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज़। ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान जो है वो ख़ुद अतर है कि वो अपने हेल्थ के लिए क्या लिखता है, अपनी डिजीज़, अपने आप को वो किस तरह लाइफ स्टाइल अपनाता है अपने हेल्थ के लिए। तो फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है इस यूनिट के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों का यूनिट 4 स्टार्ट करूँगी एपिडेमियोलॉजी का, तो आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी, या फिर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप लोगों के जो कंसर्न्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो मैं क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।